जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। तो नंबर थर्ड टॉपिक फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन में हम इसको दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सेक्शन ए, एडिशन ऑफ हैलोजन, X2। नंबर सेकंड सेक्शन हम लोग डिवाइड करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। सबसे पहला सेक्शन एडिशन ऑफ हैलोजन। व्हेन एल्कीन react with bromine in the presence of carbon tetrachloride, then double bond convert into single bond and both side bromine will attach। एक्चुअली जब एल्कीन पर ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे, आप सब बच्चे बहुत अच्छे से 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है और ब्रोमीन एल्कीन पर अटैच होने के बाद ऑयली कंपाउंड फॉर्म करता है। इस वजह से ऑयली कंपाउंड फॉर्म करने की वजह से एल्कीन्स को ओलिफिन्स कहा जाता है। एल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। एक्चुअली ब्रोमीन के साथ एल्कीन की रिएक्शन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। होगा क्या कि कोई भी हैलोजन इस डबल बॉन्ड पर जाकर के अटैच हो जाएगा और ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होगी। आप देख रहे हैं ब्रोमीन पूरी तरह से जाकर के इस एल्कीन पर अटैच होता है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। जनरली एल्कीन की फेवरेबल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम सेकंड सेक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। एल्कीन पर HX की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? एल्कीन पर HX की रिएक्शन की जो स्टडी जिस साइंटिस्ट ने की थी, उस साइंटिस्ट का नाम है मार्कोनिकॉव सर ने एक रूल बनाया था जिसे आज मार्कोनिकॉव रूल के नाम से जानते हैं। वो मार्कोनिकॉव का रूल क्या है, आइए देखते हैं। मार्कोनिकॉव रूल इन शॉर्ट हम इसे MR लिखेंगे। मार्कोनिकॉव ने रूल दिया था कि जब हाइड्रोकार्बन एल्कीन, ध्यान दें, हाइड्रोकार्बन एल्कीन पर
जब HX की रिएक्शन कराएंगे तो नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन प्लस एंड हेलोजन माइनस, नेगेटिव पार्ट इस डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पर अटैच होगा। तो मार्कोनी का सर ने एक सिंपल सा रूल दिया था। वो रूल क्या था? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, ड्यूरिंग द एडिशन across unsymmetrical double bond, the negative part of the attacking reagent attacks itself to the carbon atom carrying lesser number of hydrogen atom। सुना आपने? नेगेटिव पार्ट ऑफ HX यानी X माइनस अटैक वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। नेगेटिव पार्ट ऑफ HX means X minus attack on less hydrogen containing carbon। एल्कीन पर HX की रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोनी कर्व रूल के अकॉर्डिंग हेलोजन अटैच होगा, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो लेस हाइड्रोजन है इधर, तो जिधर हाइड्रोजन कम है वहां हेलोजन, और जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है उधर लग जाएगा आपका हाइड्रोजन। सुना आपने? ये था मार्कोनी का रूल। अब कुछ अदर एग्जांपल देखते हैं। ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर HCl की रिएक्शन कराएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड CH2 देन CH3 प्लस HBr, क्या प्रोडक्ट बनेगा? देन CH3 plus HI, what is the next product? ये तीनों की तीनों रिएक्शन। अब तीनों के अंदर आप इस वाली एल्कीन को देखिए, इस वाली एल्कीन को देखिए, ये इस वाली एल्कीन को देखिए। अगर आप तीनों एल्कीन्स को ध्यान से देखेंगे, तीनों की तीनों कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनी हुई एल्कीन है, और HX का अटैक हो रहा है, तो फैक्ट मार्कोनी कर्व रूल लगेगा। आप सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए, मार्कोनी कर्व रूल कहाँ लगता है। तो आप देखिए ये H प्लस एंड Cl माइनस, तो आप देखेंगे कि जितना भी हेलोजन वाला हिस्सा है वो नेगेटिव एरिया है, और नेगेटिव इन दोनों कार्बन में से किधर अटैच करेगा? बिल्कुल जिधर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर CH3 CH Cl लग जाएगा, देन CH3। इधर आप देखेंगे इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर दो दो हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पर आपका हेलोजन अटैच होगा? जिधर हाइड्रोजन कम होता है, यानी इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से आपका ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको गौर से देखिए, देखिए ये डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन पर ये कार्बन को ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा और इस कार्बन को ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर लैक है, तो आयोडीन यहाँ लग जाएगा, मीन्स आपका यहाँ पर CH3 रहेगा, इधर आपका आयोडीन आ जाएगा, और यहाँ से आपका डबल बॉन्ड हट के हाइड्रोजन लग जाएगा। आप 3 रिएक्शंस ध्यान से देखें, तो क्या ये जो तीनों रिएक्शन है क्या हर तरह की एल्कीन के पास पॉसिबल है? जी नहीं, ये तीनों रिएक्शन हर तरह की एल्कीन के लिए पॉसिबल
नहीं है। जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमने लगा दिया यहाँ Cl। क्या इस पे HI का अटैक कराते हैं तो क्या मार्कोनी-काव रूल फॉलो होगा? जी फैक्ट, मार्कोनी-काव रूल इधर नहीं लगेगा। तो मार्कोनी-काव रूल क्यों नहीं लगा? सिंपल, ये जो एल्कीन है ना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन आ गया, और क्लोरीन आते ही ये हाइड्रोकार्बन एल्कीन नहीं रहा, और हाइड्रोकार्बन एल्कीन नहीं रहने से यहाँ पर मार्कोनी-काव रूल नहीं लगता। तो मार्कोनी-काव नहीं लगता तो क्या होगा? यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा वक्त लगेगा इसे। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पहले फॉलो होगा रेजोनेंस। इफ रेजोनेंस इज नॉट प्रेजेंट देन फॉलो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, इफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट प्रेजेंट देन फॉलो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मींस, आप ध्यान से देखिए, यहां पे क्लोरीन है, क्लोरीन का -I इफेक्ट है। -I इफेक्ट होने की वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड इधर खिसक जाएगा। इधर खिसक जाने की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से हाइड्रोजन पर प्लस और ये माइनस, मतलब ये प्लस अटैच होगा कहाँ पे? माइनस की तरफ, और माइनस अटैच होगा प्लस की तरफ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2 Cl CH, ये नेगेटिव पे आएगा हाइड्रोजन, दैट इज CH2, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और CH2I। देखा? तो एक्चुअली हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन एल्कीन पे हैं, और हाइड्रोकार्बन एल्कीन पर आप HX का अटैक कराते वक्त आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि नेगेटिव पार्ट को उस डबल बॉन्ड कार्बन पर ऐड करना है जिधर हाइड्रोजन कम होता है। बिल्कुल एक्चुअल यही कॉन्सेप्ट है। अब हम सिंपल हाइड्रोकार्बन एल्कीन की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ मैकेनिज्म, एक्चुअली एल्कीन पर HX की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? HX की एल्कीन पर रिएक्शन कराने पर ये एल्कीन है, एल्कीन पर इस बॉन्ड को हम दो तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफर कर दें या इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफर कर दें। अगर इधर ट्रांसफर होता मान लिया जाए तो RCH इधर नेगेटिव, देन इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर बॉन्ड को इस तरह से ट्रांसफर होता हुआ मान लिया जाए तो RCH इधर प्लस, देन CH2 माइनस। मेरे ख्याल में ये हर स्टूडेंट ये दो कंडीशंस के बारे में आराम से ऑब्जर्वेशन रखता है। हर बच्चे को ये दो कंडीशंस के बारे में नॉलेज होगी। सिंपल सी बात बोलिए, डबल बॉन्ड या तो उधर ट्रांसफर होगा या डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा। करेक्ट? इज दैट क्लियर? अब इन दोनों कंडीशंस के अंदर ये H प्लस और ये माइनस, तो बताइए ये H प्लस का अटैक कहां होगा? मैं आप सारे बच्चों को क्लियर कर देता हूं कि फेवरेबल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ये आप सारे बच्चों को याद करना बेहद जरूरी है। फेवरेबल रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज EAR, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा क्या? ये एल्कीन है। एल्कीन पर फर्स्ट अटैक किसका होगा जी? इलेक्ट्रोफाइल का। क्यों होगा? कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इस एरिया में, इस जगह पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप होने से मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप होने से क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा? तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर नेगेटिव एरिया डेवलप होने की वजह से पहला अटैक Nu- का नहीं होगा, पहला अटैक पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल का होगा। अब एल्कीन पर फर्स्ट अटैक किसी इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव का ही पॉसिबल है, तो पहला अटैक H+ का होगा। अब H+ का अटैक होने से H+ का अटैक कहाँ होगा? इस वाले नेगेटिव पर, तो क्या बनेगा? RCH प्लस देन CH3, या इस वाली कंडीशन को माने तो H+ का अटैक कहाँ होगा? आप खुद बताइए। H+ का अटैक होगा इस वाले माइनस पर, तो दूसरी कंडीशन होगी RCH2 CH2 प्लस। तो आप देखें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है H+ का अटैक होने के बाद। जैसा कि आप देखें कि पहला अटैक किसका होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव का? ऑफ कोर्स पॉजिटिव का, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने की वजह से हमारे पास या तो पॉजिटिव आता है या पॉजिटिव 1। अब ये वाला पॉजिटिव को आप देखेंगे तो ये 1 डिग्री है, ये वाले पॉजिटिव को आप देखेंगे 2 डिग्री। आप बताइए 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? तो जवाब यहाँ तक 11th आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आपका जवाब है 2 डिग्री मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल है, तो कहेंगे कि नहीं जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा, मतलब मोर स्टेबल मोर फॉर्म, मोर फॉर्म। तो हमारे पास ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन आपके सामने बचा, इसके पास अब X- का अटैक होगा, और अटैक होने के बाद RCH इधर लग जाएगा हैलोजन, देन बन जाएगा CH3। तो आपने देखा किस तरह से एल्कीन पर HX का अटैक हुआ। तो फर्स्ट अटैक हुआ H+ का, इलेक्ट्रोफाइल का, और दूसरा अटैक हुआ X- का। H इधर आ गया, X इधर आ गया, मतलब HX का अटैक हो गया। HX का कंप्लीट अटैक हो जाने की वजह से वो एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये पूरा नाम हो गया इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी, reactivity of HX, HCl, HBr and HI, which is more reactive? रिएक्टिविटी मालूम करने के लिए आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि HCl, HBr और HI में कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। और हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इधर से इधर जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी एंड बॉन्ड क्लीवेज टेंडेंसी, बॉन्ड क्लीवेज टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी
इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर HCl से ज्यादा HBr देन HI होगा। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं हम एंटी मार्कोनी कॉव्स रूल। इन शॉर्ट हम उसे AMR या इसका दूसरा नाम पेरोक्साइड इफेक्ट या इसका तीसरा नाम खरास इफेक्ट। ये है क्या? एल्कीन पर HBr की रिएक्शन जब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे। आप ध्यान दें, एल्कीन पर जब HBr की रिएक्शन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr मतलब ब्रोमीन का अटैक बताइए किधर होगा? तो जनरली हम सोचते हैं कि ब्रोमीन का अटैक वहां होगा जिधर हाइड्रोजन कम होता है, तो ये गलत है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन का अटैक उधर होगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, मतलब इधर आ जाएगा ब्रोमीन और दूसरी तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन। तो आपने देखा कि पिछले वाले मार्कोनी काव रूल के ये जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसे हम एंटी मार्कोनी काव रूल बोलेंगे या ये एंटी मार्कोनी काव रूल फॉलो करता है। तो क्या होता है एंटी मार्कोनी काव रूल? जी, according to anti-Markovnikov rule, in the case of addition of HBr to alkene, the negative part of attacking reagent Br minus will join to the carbon atom carrying more number of hydrogen atom. Is that clear? More number of hydrogen atom means आपका जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पर अटैच नहीं होके इस वाले कार्बन पर अटैच होगा। ठीक, तो मन में कई क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है वो ओनली ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होगा? तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है क्या? एक्चुअली ऑर्गेनिक पेरोक्साइड अगर हम 12th NCERT के स्टैंडर्ड से बात करते हैं तो ये तीन ही हमें याद रखने हैं। हमारे पास ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपके सामने इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से देखिए इसे। ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अगर इस टर्सरी ब्यूटाइल में दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कंटिन्यूअसली कनेक्ट कर दिए जाएं तो ये हो गया, ये वाला एरिया है T ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। अगर हम देखिए, आप सारे बच्चों को मालूम है CH3COOH एसिटिक एसिड है। अगर यहां से मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं CH3CO रह जाएगा और इसको यूं की तू रिपीट कर दूं OCOCH3 तो ये बन जाएगा एसिटिल और दो ऑक्सीजन कंटिन्यू आने की वजह से ये है पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड। और एक और एसिड बेंजोइक एसिड, बिल्कुल आप जानते हैं बेंजोइक एसिड
जो C6H5COO को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये C6H5, तो ये बन जाएगा आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। आपने देखा कि हमारे पास ये एसिटिल पेरोक्साइड, this one is benzoyl peroxide and this one is tertiary butyl peroxide। ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के एग्जाम्पल हैं।